क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का काम क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन अगर पूछता है, या फिर डाइल्यूट सीधा सिंपल ऐसे पूछता है कि एसिड का क्या काम होता है जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं वाटर का, तो उसमें एसिड का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, तो आप लिखोगे जो एसिड होता है वो क्या बना देता है, वाटर को अच्छा कंडक्टर बना देता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। अब क्या करते हो, जैसे आप लाइट को पास करवाते हो बेटा, लाइट को इस स्विच को ऑन कर देते हो तो लाइट मतलब स्टार्ट हो जाती है, कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, हमें पता है बैटरी का एक टर्मिनल पे नेगेटिव होता है और एक टर्मिनल पे पॉजिटिव होता है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा बेटा उसकी तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा। जब हाइड्रोजन, जब हम किसकी बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो उसके अंदर H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, तो H पॉजिटिव किसकी तरफ आएगा, नेगेटिव वाले टर्मिनल की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर आएगा तो इसका मतलब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है किसी भी ट्यूब के ऊपर कुछ भी लिख दोगे, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है ना उस ट्यूब के अंदर तो हाइड्रोजन कलेक्ट होगी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है ना उसके ऊपर आपकी O2 गैस कलेक्ट होगी। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट होगी, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी बेटा को बोलना, क्या कह रहे थे बेटा। हाँ बेटा, मतलब है, थोड़ा सा इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू है बेटा। मतलब मैनेज करना पड़ेगा हमें इन चीज़ों को। अगर कोई बच्चा वही है, इन चीज़ों को एक बार जितना पढ़ा सीख सकते हो यहाँ से सीखो बेटा, एक बार फिर अपना दोबारा से एक बार बुक से पढ़ के देख लेना बेटा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट्स थोड़ी देर में हो सकता है अच्छा नेटवर्क हो जाए तो हम ऐसे क्लास को स्किप भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है पढ़ने का। तो हम इसी उम्मीद से पढ़ते हैं कि हो सकता है अभी थोड़ी देर में और अच्छे से कनेक्शन हो जाए। क्या वीडियो समझ आ रही है, वीडियो दिख रही है सभी बच्चों को? ठीक है, ओके बेटा, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा हमें इन चीज़ों को। अ, ये चीज़ें तो हम शॉर्ट आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू तो हम खुद सॉल्व कर भी नहीं सकते। तो बेटा थोड़ा सा मैनेज करो। बुक को, अगर वीडियो नहीं दिखते तो बुक खोल लो, और अगर मतलब वीडियो दिख रही है तो एटलीस्ट मैं लिखती हूँ साथ में, और सुनाई नहीं दे रहा है तो वहां से आपको समझना पड़ेगा थोड़े एफर्ट्स लगा के, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे बेटा, तो मैंने बोला जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है हमारी, कलेक्ट होगी, और जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है बेटा वहां पे हमारी O2 गैस कलेक्ट होगी। देखो, जब पॉजिटिव टर्मिनल की बात करते हैं तो वहां पे O2 गैस कलेक्ट होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कुछ भी बना दोगे रेंडमली, आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा ये वाली चीज, तो एक चीज ध्यान रखना, एक जो ये रोड होती है ना, जो ये यूज की गई है कार्बन की रोड, उनको भी कैथोड और एनोड बोला जाएगा। आपकी बुक के अंदर बार बार कैथोड और एनोड लिखा होगा, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। तो जिस रोड के ऊपर कैटायन, जिस रोड की तरफ कैटायन मूव किए थे, कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिसकी तरफ हाइड्रोजन गया था उसी रोड को क्या बोलते हो आप, कैथोड बोलते हो। तो ये वाली जो रोड है उसको नाम दिया गया कैथोड, और जो जिसके ऊपर एनायन पहुंचा, एनायन मतलब OH नेगेटिव पहुंचा, ठीक है, यानी कि OH नेगेटिव चार्ज गए, उसको बोलते हैं हम एनोड। तो हमारा ये होते हैं हमारी कैथोड और एनोड। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे देखो मैंने रिप्रेजेंट नहीं कर रखा, अगर मान लो मैं इसको डार्क कर दूं, डार्क करने का मतलब ये है कि अगर मैं ये रिप्रेजेंट करवा दूं कि गैस को डार्क फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाऊं, अगर मैं इसको डबल कर दूं ना, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगी डबल अमाउंट में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सिंगल, यानी कि अगर वॉल्यूम इसका 1 होगा जो कलेक्ट हुई है, मान लो यहाँ पे इतनी ऑक्सीजन है जो डार्क की है मैंने, अगर ये वाली को मैं क्या करती हूँ, ऑक्सीजन बोल देती हूँ, तो ये क्या है, अगर ऑक्सीजन है तो ये इस के डबल होगी ये वाली, तो ये है हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि कौन सी गैस कलेक्ट होती है डबल वॉल्यूम में, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन। और अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, तो आपको ये चीजें पता चल गई होंगी बेटा कि वाटर को हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो जो दो चीजों में टूटता है वो है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस तरीके का सेटअप हम लगाते हैं, किस तरीके से हम करते हैं, ये वाली चीज मैंने आपको डिटेल से बताई है। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं, यानी
अगर मैं क्या करना स्टार्ट करती हूँ, देखो मैंने अभी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बताया और मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछा जाता है, हमारे पास दो गैसेज कलेक्ट हुई है बेटा। एक तो हमारी कौन सी गैस है, H2 गैस है, और एक हमारी क्या है, O2 गैस है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास कलेक्ट हो गई है। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करोगे कि ये वाली गैस हाइड्रोजन है, ये भी तो पता होना चाहिए। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि हाइड्रोजन गैस को आप कैसे टेस्ट करते हो और ऑक्सीजन गैस को आप कैसे टेस्ट करते हो, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जब हाइड्रोजन गैस की बात कर, हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल खुशी। और अगर आपसे ये पूछे कि कोई एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव करके दिखाओ, हमने तो ये बोला कि ये डबल मिलेगी बिल्कुल। लेकिन अगर वो आपसे क्या पूछता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ कि जिससे हाइड्रोजन गैस को हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो एक सिंपल है, आपको एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। मान लो जब हाइड्रोजन गैस के पास, देखो एक एक्सपेरिमेंट होता है कि हाइड्रोजन कहीं पे भी प्रेजेंट होगी तो हम पता कर सकते हैं कैसे। जब हाइड्रोजन गैस के पास क्या लेके आते हो आप, एक बर्निंग कैंडल लेके आते हो, ठीक है? यानी कि जब आप क्या लेके आते हो, बर्निंग कैंडल लेके आते हो, तो बर्निंग कैंडल की प्रेजेंस में जो ये हाइड्रोजन, जैसे ही हाइड्रोजन गैस को इसके पास लेके आओगे बर्निंग कैंडल के पास, तो एकदम से मतलब कि ये आपको एक अलग से पॉप की साउंड सुनाई देगी, ठीक है? यानी कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो साउंड आती है उससे आइडेंटिफाई करते हैं हम कि यहाँ पे क्या था, हमारी हाइड्रोजन गैस है। लेकिन अगर आप उस बर्निंग कैंडल के पास अगर मान लो हाइड्रोजन को लेके जाते हो, तो मैंने बोला कि वहां पे आपको एक साउंड सुनाई देती है, पॉप की साउंड अगर आपको सुनाई देती है तो वो क्या है, वहां पे हाइड्रोजन गैस है। और अगर ये सोचो ना कि हम उस कैंडल के पास ऑक्सीजन को ले आए, ठीक है? अगर उस जलती हुई कैंडल के पास अगर आप ऑक्सीजन को लेके आओगे, तो बेटा वो क्या हो जाएगी, मतलब और ज्यादा ब्राइटली क्या हो जाएगा, और ज्यादा ब्राइटन हो जाती है, यानी कि और ज्यादा मतलब चमक के साथ जलने लग जाती है, ठीक है? तो O2 को अगर आप गैस, देखो दो चीजें होती हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन खुद बर्न होती है, खुद जलती है, एक ईंधन की तरह काम करती है, ठीक है? और O2 क्या होती है, देखो हाइड्रोजन खुद जलती है बर्निंग के टाइम पे। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन स्पॉटर होता है, यानी कि जब चीजें जल रही होती हैं तो उसको स्पॉट करता है। कोई भी चीज अगर जलती है तो वो किसकी प्रेजेंस में जलती है, O2 की प्रेजेंस में। जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना ज्यादा वो चीज बर्न होगी, ठीक है? तो वो बर्निंग में हेल्पफुल होती है। जबकि अगर मैं आपको बात करूं CO2 की, तो CO2 क्या होती है, आग को बुझाने, देखो तीनों गैसेस का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। और CO2 को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो देखो अगर हाइड्रोजन को अगर कैंडल के पास लेके आओगे, ज्यादा अमाउंट की बात कर रहे हैं हम, अब तो क्या हो जाता है वो, मतलब पॉप की साउंड सुनाई देती है। O2 से क्या होता है, ब्राइटन हो जाती है। और CO2 तो क्या करता है, अगर सिर्फ CO2 का अगर आप ज्यादा अमाउंट में लेके आओगे कैंडल के पास, तो वो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। यानी कि CO2 बुझाने का काम करते हैं। तो तीनों गैसेस का अलग अलग नेचर है, ठीक है? तो हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करोगे, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, कि अगर आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उसको टेस्ट कैसे करोगे, तो वो पर्टिकुलर टेस्ट पूछेगा। तो आपको आंसर में ये लिखना है कि जब हम एक बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाएंगे तो हमें अलग से पॉप की साउंड सुनाई देती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वहां पे हाइड्रोजन गैस है। और जब क्या करते हो, अगर आप बर्निंग कैंडल को ऑक्सीजन के पास लेके जाओगे तो वो वाली जो कैंडल है वो और ज्यादा ब्राइटली जलने लग जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया। और मैंने बेटा फॉर श्योर मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताया, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे जब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करवाया है तो आप बुक उठा के देख लेना, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, मैंने ऑलमोस्ट सारे, ठीक है, आपको सारी बातें बताई हैं मैंने। ये भी कैथोड और एनोड क्या होता है बेटा, ठीक है? अगर कैथोड वो होता है जिसकी तरफ कैटायन मूव करता है। देखो मैंने यहाँ पे हल्का सा डायग्राम लेके, मतलब मैं इसकी इमेज भेज दूंगी आपके पास, थोड़ा सा आपके दिमाग में भी रही ये चीजें, और इस जो इमेज भेजूंगी उसकी हेल्प से आप कर लेना। देखो बताया क्या है मैंने, जो जिसकी तरफ कैटायन मूव करता है,
ठीक है, वो वाली रोड जिसकी तरफ कैटायन मूव करता है तो उसको बोलते हैं हम कैथोड। तो दो रोड थी ना स्टार्टिंग में, तो जब कुछ नहीं हुआ था तो हम इसको बोल रहे थे ग्रेफाइट रोड और ये भी ग्रेफाइट रोड थी। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हो तो क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी को अगर सप्लाई कर रहे हो तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर पॉजिटिव। तो जिस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर अगर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और अगर किसी के पास नेगेटिव होगा ना बेटा तो उसकी तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव भागा हुआ आएगा। ठीक है, तो वो जो कैथोड कौन सी होती है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ध्यान रखना कैथोड वो है, वो वाली रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरी सेंस में आप लिखोगे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो दोनों सेंस में आपको याद कर लेना है ये वाला। तो आपको इस तरीके से कैथोड और एनोड क्या होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड ध्यान रखना, एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जिसकी तरफ एनायन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनायन आएगा इसीलिए एनोड बोला जाता है। एनोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी तरफ एनायन आएगा। एनायन आएगा इसका मतलब इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, तो अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं हम तो एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो आप देखो, आप याद करके उसको बताना कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और एनायन एनायन इसकी तरफ आता है इसलिए इसका नाम एनोड पड़ गया, क्योंकि इसकी तरफ एनायन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ बेटा ये वाला टॉपिक? ओके बेटा, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो मैंने देखो कल आपका स्टार्ट हल्का सा बता भी दिया था, मैं उसी क्लास को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं आया था वो दोबारा से कर सकें। ठीक है, हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट हम स्टार्ट करेंगे, तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर ली थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर ली थी। डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल था ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि डिस्प्लेस करना बेटा। डिस्प्लेस मतलब हटाना, यानी कि जब मान लो हमारे पास दो सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस के अंदर दो मतलब एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनमें से एक को डिस्प्लेस करके दूसरा अगर उसकी जगह पे बैठता है तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तब चीजें समझ आएंगी। डिस्प्लेस कर देना, ठीक है, डिस्प्लेस करने का मतलब एक को हटा के कोई दूसरा आ जाना। जैसे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे क्या करेगा, जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा के खुद यहाँ पे बैठ जाता है, तो क्या बन जाएगा हमारा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। ठीक है, यानी कि जिंक ने क्या करवा दिया है, कॉपर को हटा दिया है, तो कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ये कुछ ऐसी पोजीशन, मान लो अब एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है, या फिर आपकी मतलब मान लो आप सब बच्चे एज्यूम करिए कि आपकी फर्स्ट पोजीशन आती है क्लास के अंदर, और इस साल मान लो कोई और बच्चा आके आपकी फर्स्ट आती थी और आपकी जगह वो फर्स्ट पोजीशन ले जाता है और आपकी सेकंड आ जाती है। ठीक है, तो उसने क्या किया बेटा, आपको आपकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये वाली चीज है, या फिर आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि कोई बच्चा पहले फर्स्ट आता था और आप उसको क्या कर देते हो, आप आगे अब की बार आपकी फर्स्ट आ जाएगी, तो ये मानिए कि आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये होता है डिस्प्लेस करना, यानी कि उसको हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या करवा दिया है, सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ये हमारे पास, तो जिंक ने क्या करवा दिया बेटा, कॉपर को हटा के खुद यहाँ पे बैठ गया है। तो ये जो रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे याद रखना है, तो मैंने आपको आगे लिख के बताया था कि दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट takes place of another element in a compound are called the displacement reactions।
यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जिंक ने क्या करवा दिया, कॉपर को डिस्प्लेस करवा दिया, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, अगर हो सकता है कॉपर सल्फेट के पास क्या आ जाए, मतलब कि कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम क्या करे, कॉपर को हटा दे और खुद बैठ जाए, तो उसको क्या बोलते हो आप, कि ये मैग्नीशियम ने क्या करवा दिया, डिस्प्लेस करवा दिया कॉपर को अपनी पोजीशन से और खुद वहां पे बैठ गया और कॉपर यहाँ बैठ गया बेचारा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब आप सोचो बेटा, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये मानिए कि आपकी आप एज्यूम करो कि आपकी फर्स्ट पोजीशन आती है, ठीक है, और कोई और बच्चा आ जाता है आपकी क्लास में, अगर वो उस नेक्स्ट टाइम उसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, तो इसका मतलब वो आपको डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए वो आपसे वीक है पढ़ने में, मतलब आपसे मतलब कम एफर्ट लगाता है पढ़ाई के अंदर, तो वो थोड़ी ना डिस्प्लेस कर सकता है आपको, बिल्कुल भी नहीं, नेक्स्ट टाइम भी आपकी पोजीशन आएगी। तो ऐसा यहाँ पे है, तो कौन डिस्प्लेस कर सकता है, यानी अगर इस कॉपर को मैं इंटेलिजेंट बच्चा मान लेती हूँ, ठीक है, ये अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो इसको कौन डिस्प्लेस कर सकता है, अगर ये बाहर से आने वाला बच्चा इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ, यानी कि इसको वही डिस्प्ले, ऐसा नहीं है कुछ भी डिस्प्लेस कर दोगे या कोई भी रिएक्शन ऐसे ही लगा दी, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये रिएक्शन भी कुछ पर्टिकुलर वे से होती है, यानी कि जब कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, जब होती हैं ये रिएक्शंस, यानी कि जब यहाँ पे जो आने वाला है ना वो मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आप फर्स्ट आ रहे हो क्लास के अंदर, तो जो आपकी जगह पे आएगा वो बच्चा, मतलब कि अगर नया एडमिशन आता है और अगर वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ ना, यहाँ पे अगर वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ तो ही आपको आपकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे आने वाला जो भी एलिमेंट है वो ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए, वो ज्यादा पढ़ने वाला होना चाहिए, तभी इस वाले को डिस्प्लेस कर पाते हैं। तो हम बोलेंगे ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, तभी इसको डिस्प्लेस कर पाता है। तो ऐसा इसका मतलब, तो आपके क्वेश्चन, आपके दिमाग में ये वाली चीज भी आनी चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सा किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसा तो होना भी चाहिए। अब पता भी तो, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमें कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, मैं आपको एक सीरीज लिखवाती हूँ, वो आपको याद करनी है। ठीक है, आपको उस सीरीज में आपको पता चलेगा कि कौन सा किसको डिस्प्लेस करता है। जैसे कि हम बोलते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे हम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, पीबी सॉरी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और हमारा ये आ जाता है गोल्ड। अब याद करो बेटा इसको। अब क्या मतलब है इसका, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना, ऊपर की तरफ अगर मूव करते हैं, ठीक है, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ जाते हो आप, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा मतलब रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव होगा कैल्शियम, कैल्शियम से कम रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाला। ठीक है, दोबारा से बोलती हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये वाला। आपको ये सीरीज जस्ट एज इट इज आपको याद करनी है बेटा। ठीक है, बिल्कुल इसी सेम वे से। अब पॉइंट क्या है, अब याद कैसे करोगे, कौन सी ट्रिक से याद करोगे, तो आपको एक ट्रिक लिखवाती हूँ मैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। मतलब कि कोई हर एक बंदा इसको डायरेक्ट कोई मतलब डायरेक्ट कर सकता है, किसी को हम मतलब ट्रिक से करवा देते हैं। कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है,
ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है, क्यों मिली, मिली, मिली मतलब मरकरी, क्योंकि ये मरकरी है ना, मरकरी के लिए, ठीक है, मिली। सिल्वर, आपको पता है एजी को क्या बोलते हैं हम, सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर ओडी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये ट्रिक है याद करने के लिए। कैटरीना ने कार मांगी, यानी कि के सोडियम मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है, क्यों मिली, सिल्वर ओडी, ठीक है। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, ये याद करने की ट्रिक है। अब पॉइंट क्या है, यानी कि पोटेशियम, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब इसके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, तो इसके पास सबसे, आप याद करने के लिए ऐसे करो कि इसके पास सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। ऐसी रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब उसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक रिएक्शन करवाई थी, मैंने क्या लिखवाया था उसके अंदर, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम से क्या बन गया हमारे पास, MgSO4, और क्या बन गया बेटा, मेरा बन गया कॉपर, ये वाला, ठीक है। ये कैसे डिसाइड, हाँ जी बेटा, ओडी यानी कि गोल्ड, गोल्ड बोलते हैं ना, AU गोल्ड, समझ आया बेटा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चलो अभी करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको इस तरीके से ये सीरीज याद करनी है, ठीक है। अब होता कैसे है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ज्यादा, देखो मैंने क्या बोला, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस करने का मतलब, अब देख लो जो बाहर से आ रहा है वो ज्यादा पावरफुल है या नहीं, जैसे मैंने अभी बोला, तभी ये बात डिसाइड होगी कि ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं, अगर उसकी रिएक्टिविटी, उसकी पावर ज्यादा होगी, अगर वो ज्यादा पढ़ने वाला होगा। तो मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे ऊपर है, और वो क्या कर रहा है, और नीचे क्या है, कॉपर क्या है नीचे, यानी इसके पास पावर कम है। सिंपल याद करो, ऊपर वाले नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होंगे वो वाले एलिमेंट नीचे वाले को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं क्या बोल दूं कि अपर एलिमेंट्स इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी, एक मिनट रुको बेटा, इन रिएक्टिविटी series can can displace lower lower elements। तो आपको ये चीज याद करनी है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, आप ऐसे मानो प्रिंसिपल टीचर्स को डिस्प्लेस कर सकता है और टीचर बच्चों को डिस्प्लेस कर सकता है, होता नहीं है ऐसा, क्योंकि हमसे ऊपर, टीचर्स से ऊपर क्या है, प्रिंसिपल मैम है, तो प्रिंसिपल मैम हमें डिस्प्लेस कर सकती हैं और हम बच्चों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो सिंपल वही वाली बात है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, याद रखो। इतना ऊपर वाला डिस्प्लेस करेगा, ये कैसे दिमाग में रखोगे कि जैसे ऊपर पोस्ट किसकी होती है, प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल मैम टीचर्स को डिस्प्लेस कर सकती है और टीचर्स बच्चों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आपको ये इस सेंस में याद रखना है। तो अगर मान लो बेटा यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर अगर यहाँ पे एज्यूम करो सिल्वर आ जाता, तो कॉपर ये है, तो क्या ऊपर वाले को इसके अंदर पावर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे, अगर ऊपर वाला कॉपर यहाँ होता है ना, वो डिस्प्लेस कर सकता है, तो सिल्वर, सिल्वर क्या है, नीचे आता है कॉपर से, तो नीचे वाला ऊपर वाले को थोड़ी ना डिस्प्लेस करेगा, तो सिल्वर थोड़ी ना कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो कौन सी रिएक्शन होती है, जिसके अंदर बाहर से जो एलिमेंट आ रहा है अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तब हमारी रिएक्शन होती है। तो क्या आप सब बच्चों को ये वाली चीज समझ आई बेटा, वो आपसे, हाँ जी बेटा बोलो।
में होता है बेटा, लेकिन वो डबल डिस्प्लेसमेंट अलग चीज हो जाता है, लेकिन हर जगह अप्लाई होगा ये वाली चीज। हमेशा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। बिल्कुल ये मतलब लो क्या होगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, ऐसे लगा लो, मतलब कि हर जगह वर्क करेगा। बिल्कुल खुशी, ये आपको याद करने के बाद हर जगह अप्लाई करना है। अगर आपको ये एक आगे रिएक्शन आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट, वहां पे थोड़ा सा अलग होता है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। वो उसमें ऐसा नहीं होता, वो तो दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चेंज करते हैं, ऐसे लगा लो, वो दोनों ही डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे की पोजिशन को, वो अलग चीज हो जाती है। समझ आ गई खुशी? अगर इस तरह कंडीशन दिखेगी ना, तो आपको हमेशा अप्लाई करना आ जाएगा कि क्या ये रिएक्शन कर सकती हूँ मैं या नहीं कर सकते हम। तो अगर आपसे कोई रिएक्शन देगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है बेटा। वो पता है, रिएक्शन लिख देगा और आपसे पूछेगा कि क्या वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं आपके सामने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, HCl प्लस आयरन। ठीक है, तो क्या आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? आप सभी बच्चे देखो, आप ये देखना पड़ेगा आपको कि अगर HCl एसिड के अंदर आयरन डाल, तो आपको दिख रहा है कि बेटा आयरन तो ऊपर है और ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आयरन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा यहाँ पे, ये बनाएगा हमारा FeCl2 प्लस H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर मैं ये लिख देती बेटा कि HCl के अंदर सिल्वर डाल देती, तो क्या HCl सिल्वर, क्या सिल्वर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है बेटा? बिल्कुल नहीं कर सकता बेटा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो जब भी सिल्वर की बात आए, सिल्वर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी बुक में। क्या सब बच्चों को समझ आया बेटा? हाँ जी बेटा बोलो। FeCl2 क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा ये क्यों होता है, आयरन जो होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +2 होती है। जैसे कि आयरन के ऊपर चार्ज क्या होता है, जैसे आप अगर मान लो मैं एल्यूमिनियम की और O2 की रिएक्शन करवाऊं, तो आपको पता है Al2O3 इस तरीके से बनता है ना। आप कैसे बनाते हो इसको, इसका आपको पता है। आपको पता है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अगर जुड़ेंगे, आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो वहां पे Al2O3, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा Al2O3। हाँ जी खुशी, समझ आए बेटा? तो यहाँ पे ऐसे ही होता है बेटा, क्योंकि आयरन के ऊपर तो क्या होता है, हमारी वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी आपने पढ़ी भी है। क्लोरीन तो, आयरन तो अभी पढ़ रहे हो आप, पिछली 9th क्लास में भी, क्लोरीन की होती है 1। तो जब फॉर्मूला बनेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा FeCl2। बिल्कुल, समझ आ गया बेटा? ओके बेटा, आप सब बच्चों को है ना, आज वाला काम बहुत अच्छे से करना है। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, कर लोगे सभी बच्चे? हाँ जी बेटा, चलो ठीक है बेटा, अभी है ना हमारी क्लास ओवर होने वाली है 1-2 मिनट के अंदर। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे कर लोगे इसको।